जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 6 के विषय अतीत से वर्तमान का जो भाग 1 है उसी का पहला चैप्टर अध्याय 1 करना है। तो इसमें क्या है, इसमें है हमारा अतीत। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय। जब बचपन में हम सब चलना सीखे थे, कितना बार गिरे थे, बहुत बार चोट भी लगा, तो वो सब क्या है, हमारा अतीत है। अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय, बीता हुआ जो हमारे साथ पहला हो चुका है घटना, उसको क्या बोलते हैं? अतीत। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम अच्छा से मेहनत करके आपको वीडियो अच्छा से बना के बता सकें डिटेल में सब कुछ। और आप जहाँ पे गलती होता है उसको ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार करें। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। अतीत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है? बीता हुआ कल को ही अतीत बोला जाता है। इसे इतिहास भी बोला जाता है। ठीक, इसमें देखिए, इतिहास की जानकारी जो होता है, इतिहास की जानकारी हमें अतीत से मिलता है। किससे मिलता है? अतीत से हमें इतिहास की जानकारी मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें और एक इसमें पॉइंट याद रखिएगा। इतिहास का जो इतिहास किसे कहा जाता है? इतिहास में पुरानी बातें को इतिहास बोला जाता है, जो पहले घटना घट चुका है। ठीक। और इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? इतिहास का अध्ययन बोला जाता है। किसका? इतिहास का अध्ययन बोला जाता है हिस्टोलॉजी को। इतिहास का अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। और इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? इतिहास का पिता बोला जाता है हेरोडेटस को। दोस्तों ये जरूर ध्यान में याद रखिएगा। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडेटस को। किसको बोला जाता है? हेरोडेटस। ये जरूर याद रखिए। एस से क्या होता है? हिस्ट्री, और एस से होता है हेरोडेटस। तो आपको याद रह जाएगा। ये हम आशा करते हैं आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास से हमें जानकारी जो बोलता है, इतिहास से हमें अतीत की जानकारी मिलता है। अतीत मतलब बता दिए, बीता हुआ समय जो था। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत से जानकर ही हम वर्तमान समझ सकते हैं। मतलब अतीत को नहीं जानेंगे तो हम वर्तमान को समझ नहीं सकते। अतीत में मेरे साथ क्या हुआ है उसके नहीं जानेंगे तो वर्तमान हम नहीं समझ सकते हैं। और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। मतलब अतीत में अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उससे तो हमें वर्तमान में पता चल रहा है ना कि अगर ऐसा हादसा करेगा तो और दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हमको अतीत जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अतीत में क्या था, भारत पे अंग्रेज़ों सब ने राज किया था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्योंकि अब अतीत से सीख लिया है। अगर जो कोई देश दूसरे देश पर राज करता है तो कितना तकलीफ होता है, वहाँ के देशों पर बहुत अत्याचार करता है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। ये सब जानकारी हमें कैसे मिला? अतीत से मिला। इसीलिए हमको अतीत जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक। इतिहास मानव समाज के सामूहिक स्मृति है। क्या है? इतिहास जो मानव का इतिहास है वो समाज के सामूहिक स्मृति है। कोई भी समाज अपने इतिहास को नहीं जानती है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी याददाश्त चली गई हो। मतलब पूरा न्यूट्रल, उदासीन हो गया हो। इतिहास पता नहीं तो कैसे पता चलेगा? ऐसे ही तुलना कर रहा है। अगर इतिहास जिसको अपने बारे में इतिहास का पता नहीं है उसके बारे में, मतलब वो क्या है, एक तरह से वो याददाश्त गुम हो चुके व्यक्ति हैं। इसके बारे में और थोड़ा फ्रेंड्स बता देते हैं। तो मानव जाति का इतिहास, जो मानव सबसे पहले आया था पृथ्वी पर, वह कहाँ पे आया था? अफ्रीका में आया था। किस महादेश में आया था? अफ्रीका महादेश में आया था। कहाँ आया था? अफ्रीका महादेश में। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका महादेश में हुआ था। इसीलिए अफ्रीका महादेश को ही क्या बोला जाता है? 7 कॉन्टिनेंट है ना, उसी में एक अफ्रीका आता है। अफ्रीका में से मानव की उत्पत्ति हुआ था। इसीलिए अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना बोला जाता है। ये हमें किससे पता चला है? ये हमें इतिहास से ही पता चला है कि भारत पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। इसलिए इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। हम सभी समाज में रहते हैं। क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं इसलिए सामाजिक प्राणी है। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव,
शहर देश से होकर विश्व तक फैली है। कहाँ से फैली है? गांव से लेकर विश्व तक फैली है। आपने पढ़ा होगा कि आज दुनिया के एक क्या बोले, एक वैश्विक गांव, इसको बुलाता है ग्लोबल विलेज। वैश्विक गांव को क्या बुलाता है? वैश्विक गांव है। क्या हमारा समाज सदा ऐसे ही था कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ? तो ऐसा नहीं था, धीरे धीरे विकास हुआ। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। किससे मिलता है? इतिहास से मिलता है। इसीलिए इतिहास जानना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि इतिहास के संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है। देखिए, अतीत इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन उससे लिखित साक्ष्य नहीं है, तब भी क्या है, उस समय जो कुछ ऐसा पदार्थ मिल रहा है जिससे हम अतीत का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती है, बल्कि जमीन के नीचे दबे हुए पुराने वस्तुओं, सिक्के, अभिलेखों से मिलता है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या बोला था इस काल को? पूर्व ऐतिहासिक काल। बहुत से ऐसे समाज भी है, बहुत से ऐसे भी समाज हैं, विशेषकर कबालियाई या जनजाति समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। उसके बीच में किंवदंतियाँ, किस्से, कहानी, रीति रिवाज प्रचलित हैं। उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं जो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साथ साधन या स्रोत अनेक है और इस विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे देखिए, मतलब इसको जानने का स्रोत मतलब कौन कौन सा जरिया हम जान सकते हैं। जैसे देखिए, इन्हीं तमाम साधनों के स्रोत के आधार पर इतिहास को हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ हुआ। तो हम बताएं कि उससे क्या होता है, वहाँ पे अगर सिक्का कहीं पे निकला रहता है, अभिलेख, इससे ही पता चलता है इतिहास के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं। वो कहीं भी पुराण शब्द जो लिखा रहता है, कोई धर्म ग्रंथ, उससे ही पता चलता है। कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपने भोजन पाया और कैसे खेती करना सीखा। गुफाओं को क्या बोलता है? कंदराओं से निकलकर मकान बनाकर उन्हें रहना शुरू किया। कपड़े पहनना आरंभ किया। आग के प्रयोग किया और औजार हथियार बनाया। दूरस्थ स्थानों पर यात्रा कर सवारी का उपयोग करना सीखा। व्यापार किया। मुद्रा का उपयोग आरंभ किया। राज्यों और प्रांतों का गठन किया। उसके शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए। कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, ये सब बारे में जाने। उत्थान और पतन मतलब जब उत्पन्न हुआ, तो पतन मतलब खत्म होना, पतन होना मतलब का चक्र किस प्रकार चलता रहा। इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। मतलब जितना भी अच्छा खराब घटना सब हो, वो इतिहास से ही प्राप्त होता है, ताकि हम इतिहास को देख के वर्तमान में वैसा गलती ना करें। इसीलिए हम लोग को इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपकी पाठ्यांक पुस्तक इसी संबंध में आपकी जानकारी प्रदान करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझें। किसी भी समय समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी योगदान होता है। मतलब कहीं पे अगर जो सभ्यता विकसित हो रहा है, उसके लिए भौगोलिक स्थिति अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण, तभी तो वहाँ पे जीव हो सकता है। कभी आप विचार किया है कि नदी घाटी की आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों है? मतलब कोई भी सभ्यता अगर विकास होता था तो वो नदी घाटी के किनारे क्यों होता था? क्योंकि वो इसलिए होता था, वहाँ पे क्या, अगर व्यापार भी होता था, वहाँ से पानी हो जाता है, और नदी के किनारे अगर रहेगा, पानी के लिए सबसे, अगर जीने के लिए पानी आवश्यक होता है, इसीलिए नदियों के किनारे होता है।
और खेती भी हो जाता है। इसीलिए जितना भी जैसे सिंधु सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। नदी के किनारे बसने से मतलब पानी मिलता है, खेती हो जाता है, और ये सब होगा जहाँ पे होगा वही तो जीवन हो सकता है ना। इसीलिए कोई भी इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, या मेसोपोटामिया का सभ्यता, ये सब किसके नदी के ही किनारे थे, ताकि उसको सब मिल सके। पर्यावरण हमारे क्या होता है, सुविधा हो। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता का विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि अभी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक ही फैली है। सुविधा के लिए हमें इसे छोटे छोटे कालों में बांटा गया। ऐसा क्या जाता कि आधार पर ऐसे क्यों किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। मतलब ऐसे क्यों उसको सभी कालखंड में बांटा है, किस आधार पर बांटा, उसी को इसमें जानेंगे। अब फिर आप भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन माध्यमों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व है, उपयोगिता। तीसरे अध्याय में आपने मनुष्य के जीवन और उसके चरण के बारे में पढ़ेंगे। जब आप संगठित होकर रहने लगे, या अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण रहने तो लगा था, लेकिन सभ्यता की किरण अभी भी नहीं था, अभी भी नहीं फूटी थी। मतलब रहना तो स्टार्ट कर दिया था। इन मनुष्यों के जीवन सरल था किंतु कठिन भी था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके अपनी ज़रूरतें पूरा करता था। उसमें क्या होता था, उसमें हथियार भी नहीं रहता। तब क्या किया था, हथियार भी बनाना स्टार्ट किया था। आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, आग का आविष्कार किया, पहले कच्चे खाता था ये सब। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों और औजारों बनाना शुरू किया। अब शायद आपको इतना महत्व आसानी से समझ आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। क्या था, उसको पत्थर से हथियार सब जो बनाया था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह सभी एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आए। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंडे से और जानवरों से बचाने लगा। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हो गया। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात की प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन का अर्थ है और महत्व का समझने, मृत्योपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार, मतलब उसको मरने के बाद उसका अंत्येष्टि कार्य कर सोचने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर मिट्टी समझता नहीं था, उस समय का जो मनुष्य था वो मनुष्य को भी खा लेता था, ऐसा होता था। मिट्टी के शव को गाड़ने की प्रथा का प्रचलन किया। इस युग में मिलने लगे, मतलब अभी जो हो रहा है, पहले से ऐसा प्रचलन था गाड़ने का। सिंधु सभ्यता में तो जलाने का था। पाँचवें अध्याय में पाँचवें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जो मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ किया, और लिपि का भी विकास हुआ। कोई भी भाषा को जो लिखा जाता है, उस लिपि का भी विकास हुआ। इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं पढ़ सके। पुरातात्विक या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज के अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास।
अब नगरों का विकास हुआ। प्रशासन, नगर निर्माण, योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। लिपि मतलब कोई भाषा जो लिखा जाता है लिपि में, से हिंदी लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, उर्दू लिखा जाता है फारसी लिपि में, पंजाबी लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि में। उसी प्रकार लिपि का विकास हुआ था। उसमें उसके लेख मिले, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। मतलब उसमें जो मिला है पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है, वो लिपि मिला, उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर करना पड़ता है। 8वें अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल है। वैदिक मतलब सभ्यता उसको बोला जिसमें वेद की रचना हो चुका था। इसमें वेद की रचना हुई जो आरंभ वैदिक काल में जो था, उसमें गाय को बहुत ही विशिष्ट पशु माना जाता था। आरंभ में ही लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग किया है। वेद को किस नाम से जाना, श्रुति शब्द के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण को वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप में मनुष्य के एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। मतलब थोड़ा बहुत ही अब विकसित होने लगा था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्ण वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ये सब कब से है, 1500 से 1000 BC के बीच में हो। मतलब ईसा पूर्व का ये बात है, इतना पुराना ये काल जीवन का सरल और ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। अब 7वां अध्याय था उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इसके संबंध में शैक्षणिक, प्रशासनिक, राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। दूसरे ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन, दो धर्म था, बौद्ध तथा जैन के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव भारत ही नहीं विदेश में भी पड़ा। बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं है कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे यहाँ पे एक था जनपद था, 16 महाजनपद में था मगध, जो सबसे अधिक पावरफुल था। वो कहाँ में था, बिहार में था। विश्व तरफ बौद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्र था। विश्व के प्रथम गणराज्य, जैसे भारत विश्व का पहला और सबसे पुरानी गणराज्य को लिच्छवी गणराज्य भारत का ही था, बिहार का ही था गणराज्य है। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में ही हुई थी, जिसे लिच्छवी नाम था। इसी तरह बौद्ध और जैन की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही रहा है। जैसे गौतम बुद्ध गया संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से बहुत ही पवित्र हैं। अध्याय 9 में मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पढ़ेंगे, विशेषकर मौर्य का अशोक महान, जो बहुत बड़ा महान था, वो उसका एम्पायर था, साम्राज्य था। अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिससे पहली यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों में संपूर्ण संबंध गौरवपूर्ण स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारतीय संस्कृति प्रभाव विदेशों में भी विस्तार हुआ। अब देखिए ये सब पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति। ये मौर्य साम्राज्य में अशोक के मरने के बाद कोई भी कुशल राजा नहीं बना, उससे वो साम्राज्य टूटने लगा। राजनीतिक स्थिति को दर्शाया। विशाल साम्राज्य का स्थान अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए, क्योंकि राजा ही जब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मतलब पावर नहीं रहेगा राजा में, तो क्या होगा, वो साम्राज्य हमेशा बिखरने लगा धीरे धीरे। इसने कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। मतलब दूसरे देश का संस्कृति यहाँ आया, वहाँ का यहाँ गया। जैसे भारत का संस्कृति पहले क्या था, धोती सब पहनना था,
लेकिन जब अंग्रेज सब आया तो क्या किया, फुल पैंट टी शर्ट किया। यह भी संस्कृति सभ्यता का भी आदान प्रदान हुआ। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता का विकास हुआ। जैसे साउथ में अभी भी धोती पहनने का प्रथा है। ठीक। 11वीं अध्याय में सुदूर क्षेत्रों के भारत में प्रभाव के बीच विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। नेक्स्ट है 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करें, जबकि अंतिम अध्याय में आप इसके प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरण से आपको यह अनुमान होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसके उत्थान और पतन दोनों ही बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके मतलब ज़्यादा अत्याचार होने के बाद क्या होता है, उस सभ्यता ही खत्म हो जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ गया, क्योंकि उसमें क्या होता था, बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, इसलिए वो खत्म होकर दूसरा सभ्यता बनाना पड़ा, इसे वैदिक सभ्यता बना था। उसके पीछे अनेक कारण हैं। इतिहास में हमें उन कारणों का बोध करता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास से हमें सीख मिलता है कि कोई गलती करने के बाद क्या सज़ा हो सकता है। जैसे घनानंद था, वो कितना अपना रईसी में डूबा हुआ था और चाणक्य ने उसे क्या कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उतना बड़ा साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया था। कितना बड़ा सबक मिल गया था। इससे हमें इतिहास से पता चलता है कि आदमी का अपना विल पावर, जो क्षमता होता है, उसके सामने दुनिया कुछ नहीं है। अगर वो चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को आशा करते हैं, आप लोगों को डियर स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा होगा। अभी इंट्रोडक्शन इतिहास के बारे में ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।